नमस्कार। चलिए आज सीबीएसई क्लास 10 भूगोल के पहले और सबसे जरूरी चैप्टर संसाधन और विकास की दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम इंसान इस धरती के साथ आखिर जुड़े कैसे हैं। तो इस मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जो माइंड मैप है ना, यही इस पूरे चैप्टर में हमारा गाइड बनने वाला है। इसकी मदद से ये पक्का हो जाएगा कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं। हम शुरू करेंगे संसाधन की परिभाषा से, फिर देखेंगे कि उन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है, विकास की बातें करेंगे और फिर भारत की जमीन और मिट्टी जैसे खास संसाधनों को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम संरक्षण मतलब इन्हें बचाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें हर टॉपिक को आसानी से समझने में मदद करेगा। तो हमारा ये सफर इन 5 मुख्य हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले संसाधन क्या है, फिर विकास और एक सस्टेनेबल भविष्य क्या होता है, इसके बाद भारत की जमीन और मिट्टी के बारे में जानेंगे और अंत में मिट्टी को बचाने के तरीकों के साथ इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नींव रखते हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये संसाधन या रिसोर्स होता क्या है और ये हमारे चारों ओर मौजूद चीजों को एक नया मतलब कैसे दे देता है। चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर सकती है, एक संसाधन है। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास हो। दूसरी, उसे हासिल करना आर्थिक रूप से मुमकिन हो, मतलब बहुत ज्यादा महंगा ना हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे इस्तेमाल करने की इजाजत देता हो। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त तोहफे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। इंसान ही अपनी टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की मदद से प्रकृति की चीजों को कीमती संसाधनों में बदलता है। अच्छा, अब संसाधनों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उन्हें 4 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला, उत्पत्ति या ओरिजिन के आधार पर, बायोटिक और एबायोटिक मतलब जैविक और अजैविक। दूसरा, समाप्यता या एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा, स्वामित्व या ओनरशिप के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। और आखिर में विकास की स्थिति या स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व। ये जो वर्गीकरण है ना, ये देश की प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन क्या हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके इस्तेमाल से क्या-क्या होता है और हमें भविष्य के लिए एक सोची समझी योजना की जरूरत आखिर है क्यों। जब हम बिना सोचे समझे संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। होता ये है कि कुछ लोगों के लालच की वजह से संसाधन खत्म होने लगते हैं, समाज अमीर और गरीब में बंट जाता है और सबसे खतरनाक बात, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में छेद और प्रदूषण जैसे बड़े बड़े संकट पैदा हो जाते हैं जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन समस्याओं का हल क्या है। जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। ये परिभाषा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि विकास ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। मतलब आज की जरूरत और कल की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाना। इसी विचार को जमीन पर उतारने के लिए 1992 में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से ज्यादा देशों के प्रमुख इकट्ठा हुए। ये पहली बार था जब पूरी दुनिया एक साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आई थी। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन से क्या निकला? एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज, एजेंडा 21। ये 21वीं सदी के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान था। इसका मुख्य उद्देश्य था वैश्विक सहयोग से पर्यावरण क्षति, गरीबी और बीमारी से लड़ना। और सबसे खास बात, इसने हर स्थानीय सरकार को अपना खुद का स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करने के लिए कहा। मतलब बदलाव की शुरुआत जमीनी स्तर से होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत की। भारत जैसे विशाल और विविध देश में रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ राज्यों में एक तरह के संसाधन बहुत हैं, तो दूसरी तरह के कम हैं। इसलिए एक बैलेंस्ड प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, देश में कहाँ कौन से संसाधन हैं, उनकी पहचान करना और एक लिस्ट बनाना। दूसरा, टेक्नोलॉजी और स्किल का इस्तेमाल करके प्लानिंग का एक ढांचा तैयार करना।
और तीसरा, इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ना। महात्मा गांधी ने संसाधनों को बचाने की फिलॉसफी को कितनी खूबसूरती से समझाया है। उनका ये मशहूर कोट हमें याद दिलाता है कि असली समस्या संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि कुछ लोगों का लालच और उनका बेहिसाब इस्तेमाल है। वो बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन के खिलाफ थे और चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हों। चलिए अब भारत के सबसे जरूरी प्राकृतिक संसाधनों में से एक पर ध्यान देते हैं, हमारी जमीन। ये एक लिमिटेड एसेट है, मतलब इसे हम बढ़ा नहीं सकते, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। ये डोनट चार्ट भारत की जमीन का बंटवारा साफ साफ दिखाता है। आप देखिए, लगभग 43% हिस्सा मैदानी है, जो खेती और इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा है। 30% हिस्सा पहाड़ी है, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं और जो टूरिज्म के लिए भी अहम है। और बचा हुआ 27% हिस्सा पठारी है, जो खनिजों, फॉसिल फ्यूल्स और जंगलों का खजाना है। किसी भी जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा, ये दो तरह की बातें तय करती हैं। एक है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे वहाँ की जमीन की बनावट कैसी है, मौसम कैसा है और मिट्टी किस तरह की है। और दूसरे हैं ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे वहाँ की आबादी कितनी है, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है और वहाँ के रीति रिवाज क्या है। इन्हीं दोनों के मेल से भारत में लैंड यूज पैटर्न तय होता है। सोचिए, हमारी 95% से ज्यादा बुनियादी जरूरतें जमीन से ही पूरी होती हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी ही गतिविधियां इसकी क्वालिटी को लगातार खराब कर रही हैं। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, जरूरत से ज्यादा चराई, माइनिंग और गलत तरीके से सिंचाई, ये सब लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि क्षरण के मुख्य कारण हैं। इनसे निपटने के लिए पेड़ लगाना, चराई को मैनेज करना और माइनिंग पर कंट्रोल करना जैसे उपाय बहुत जरूरी हैं। अच्छा, जमीन से आगे बढ़ते हुए अब हम उस चीज पर आते हैं जो उसे जिंदा रखती है, मिट्टी। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है जिसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। भारत में अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म और क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार की हैं: जलोढ़ यानी अलूवियल, काली यानी ब्लैक, लाल और पीली यानी रेड एंड येलो, लैटेराइट, शुष्क यानी एरिड और वन मृदा यानी फॉरेस्ट सॉइल। चलिए हर एक पर एक तेज नजर डालते हैं। एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा फैली हुई मिट्टी है। ये खास तौर पर उत्तरी मैदानों में मिलती है और इसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए गन्ना, चावल और गेहूं जैसी फसलों के लिए एकदम बेस्ट है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए मशहूर है। ये ज्यादातर दक्कन के पठारी इलाके में पाई जाती है, जो ज्वालामुखी के लावे से बना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी नमी सोख कर रखने की कमाल की क्षमता। ये मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कम बारिश वाली जगहों पर बनती है। इसका लाल रंग क्रिस्टलीय चट्टानों में मौजूद लोहे की वजह से होता है और मजे की बात यह है कि जब इस मिट्टी में पानी मिल जाता है तो ये पीली दिखने लगती है। लैटेराइट शब्द लैटिन भाषा के शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब होता है ईंट। ये मिट्टी उन इलाकों में बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश और गर्मी होती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं। ये एसिडिक होती है, लेकिन सही देखभाल के साथ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय, कॉफी और काजू उगाने के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। भारत की अलग अलग मिट्टियों को जानने के बाद अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस कीमती संसाधन को कटाव या इरोजन से आखिर बचाया कैसे जाए। सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी की ऊपरी परत का कटकर बह जाना। ये प्रोसेस हवा और पानी से प्राकृतिक रूप से तो होता ही है, लेकिन जंगल काटने, जानवरों से ज़रूरत से ज़्यादा चराई कराने और खेती के गलत तरीकों जैसी इंसानी हरकतों से ये बैलेंस बिगड़ जाता है और कटाव की रफ्तार कई गुना तेज़ हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास सॉइल इरोजन को रोकने और इस ज़रूरी संसाधन को बचाने के कई कारगर तरीके हैं। जैसे ढलानों पर समुचित जुताई यानी कॉन्टोर प्लोइंग करने से पानी का बहाव धीमा होता है। पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करने से कटाव रुकता है।
खेतों में फसलों की पट्टियां लगाकर खेती करने से हवा का जोर कम होता है और खेतों के किनारे पेड़ों की लाइन यानी शेल्टर बेल्ट्स बनाने से भी हवा से होने वाला कटाव रुकता है।